So hey everyone, this is me Gaurav Dubey and again welcome to the channel Safety Talks with Gaurav। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो डिटेल्ड में जानेंगे और सीखेंगे कि हाइट पर काम करने की परमिशन का क्या प्रोसेस है और हाइट पर काम करने के क्या क्या खतरे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि काम करने के लिए परमिट क्या है, वर्क परमिट क्या होता है और इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से प्रकार के जो है वो कौन कौन से टाइप्स के जो है वो वर्क परमिट का उपयोग किया जाता है। तो उनमें से ही एक वर्क परमिट जो होता है वो वर्क एट हाइट का वर्क परमिट होता है। तो कई इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस में उन वर्कर्स के लिए हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है, जिन्हें हाइट एरिया तक पहुंचने की आवश्यकता होती है और यह परमिट सुनिश्चित करता है कि वर्कर्स को आवश्यक प्रशिक्षण या फिर आवश्यक ट्रेनिंग जो है वो मिली हुई है या नहीं, और वे हाइट पर काम कर रहे हैं तो उससे जुड़े जो भी पोटेंशियल हजार्ड हैं उनसे वो अवेयर हैं या नहीं है। तो जो परमिट इशूअर इंजीनियर्स को यह ट्रैक करने का एक तरीका भी देता है कि उन वर्कर्स को हाइट एरिया में काम करने के लिए ट्रेनिंग और जो वो काम करने के लिए वेरीफाई करते हैं कि वो काम करने लायक हैं या नहीं है। और तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को देखें और जानें कि वर्क एट हाइट वर्क परमिट क्या है, और एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि हाइट पर काम करते समय क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइट वर्क परमिट क्या है। तो वर्क एट हाइट का परमिट जो है वो क्या है, तो यह एक निश्चित स्तर से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय हाइट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा ओशा है उसके द्वारा भी ये इंश्योर किया गया है, या यूँ कह सकते हैं कि ये निर्धारित किया जाता है कि किए जा रहे जो भी वर्क्स हैं इस तरह के जो कि वर्क एट हाइट पर हो रहे हो वो अलग अलग होते हैं। तो उनमें से एक वर्क एट हाइट होता है जो कि एक निश्चित स्तर से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय हम लोग जिसको लेते हैं वो वर्क एट हाइट का वर्क परमिट होता है। और ओशा के मुताबिक जो ऊंचाई है वो 1.8 मीटर तय की गई है। इसलिए यदि कार्य जमीनी स्तर से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है तो वर्क एट हाइट वाले जो परमिट हैं उनकी हमें जो है वो आवश्यकता होती है। अब आइए देखते हैं कि हाइट पर जब हम काम करते हैं तो उसके जो वर्क परमिट है उसका उद्देश्य क्या है। तो जो हमारे वर्क एट हाइट वर्क परमिट का जो मेन मोटिव है वो हाइट पर काम करने वाले वर्कर्स की सेफ्टी इंश्योर करना है, और जो भी वहाँ पर मेल या फीमेल हैं उनको हाइट पर काम करने से जुड़े जितने भी खतरे हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है इसको इंश्योर करने के लिए। और हाइट पर काम करने वाले जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए या उनके कंट्रोल के लिए हमें जो है वो वर्क एट हाइट परमिट का जो है वो उपयोग किया जाता है। ओके, अब आइए जानते हैं कि जो वर्क एट हाइट का जो वर्क परमिट है उसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो वर्क एट हाइट वर्क परमिट जो है वो मेनली कंस्ट्रक्शन साइट और जो हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज में नॉर्मली या जनरली लिया जाता है या देखने को मिलता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वर्क एट हाइट पर परमिट जारी किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है। तो इसके कुछ दो एग्जांपल जो है वो मैंने लिए हुए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, एक है ये पाइप रैक वाला, पाइप रैक पर पाइपलाइन का निर्माण, इसको हिंदी में आप ऐसा बोल सकते हैं। और वहीं आप इसको देख रहे होंगे कि पाइपलाइन इरेक्शन ऑन पाइप वर्क। तो ये एक हुआ है मैंने जिससे रिलेटेड वर्क एट हाइट की जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं केमिकल प्लांट्स में या फिर कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो यह हाइट के काम का एक एग्जांपल है जहां जब हमें पाइप रैक पर पाइपलाइन का निर्माण करना होता है या प्रक्रिया का काम करना होता है, यानी कि प्रोसेस का काम करना होता है, और इसे ऊंचाई पर स्थित पाइप रैक पर स्थानांतरित करना रहता है, ट्रांसफर करना रहता है, तो हमें वर्क एट हाइट या वर्क परमिट इशू करना होता है। और यहाँ तक कि हाइट पर मौजूद पाइप की जो बोल्टिंग होती है और जो फ्लेंज कसने का काम भी जो है उसमें हमें वर्क एट हाइट वाले काम के अंडर आता है, और वर्क एट हाइट का जो परमिट है वो हमें लेना होता है। और जो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है वो लिया हुआ है यहाँ पे मैंने उपकरण का, हिंदी में शुद्ध हिंदी में मैं नहीं बता पाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है कि इंसुलेशन एंड क्लैडिंग वर्क ऑन इक्विपमेंट। तो ये सेकंड एग्जांपल है। और इसको अगर मैं हिंदी में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो इसको यूं कह सकते हैं कि उपकरण पर इंसुलेशन और क्लैडिंग वर्क जो होते हैं वो, तो वो ये दूसरा एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो इसमें जो उपकरण होते हैं, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो पाइपलाइन को इंसुलेशन प्रदान करना होता है, ये एक केमिकल प्लांट में एक आम बात है।
और कुछ उपकरण जो होते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो हाइट पर ही होते हैं, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम हो गया, आपका रिएक्टर हो गया। तो उस कंडीशन में काम को पूरा करने के लिए, वर्क को पूरा करने के लिए हम लोग जो है वो वर्क एट हाइट का जो है वो वर्क परमिट लेते हैं, और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है उनमें। अब आइए जानते हैं कि हमारा जो वर्क परमिट है, तो उस वर्क परमिट को इशू करने का क्या क्या प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो भी कोई ऑथराइज्ड पर्सन रहते हैं, वो सबसे पहले उस जॉब को इंस्पेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसमें जो भी इन्वॉल्व होता है उस काम को करने के लिए, जो भी पर्सन इन्वॉल्व होता है उसको इंश्योर करते हैं और उसको इंस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद वो उस काम को डिस्कस करते हैं वहाँ के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ। मेनली ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है, और कंस्ट्रक्शन साइट में जो एग्जीक्यूशन इंजीनियर रहते हैं उनसे, या फिर जो पूरे ऑल ओवर इंजीनियर्स रहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले हो गए, तो उन सभी से पहले काम शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से डिस्कस करेंगे उस काम के रिगार्डिंग। उसके बाद उसमें होने वाले खतरों को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और एसोसिएट करेंगे, और उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से डिस्कस करेंगे उस काम के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जो उस काम को करने वाला है या जो उस काम को अरेंज करने वाला है, और उसमें कौन सा क्या इक्विपमेंट लगने वाला है, और क्या मेन पावर जो है वो उस काम को करने के लिए लगने वाली है। तो ये सभी डिस्कस होगा। फिर इसके बाद जो भी प्रोडक्शन पर्सन होगा या फिर जो भी एग्जीक्यूशन इंजीनियर होगा, वो एक वर्क एट हाइट का जो परमिट है वो प्रिपेयर करेगा, जिसमें पूरा रिस्क असेसमेंट शीट जो है वो इंक्लूड रहेगी, और उसको हैंड ओवर करेगा जो भी मैकेनिकल इंजीनियर है उसको वेरिफिकेशन के लिए, या फिर जो भी एग्जीक्यूशन इंजीनियर है उसको वेरिफिकेशन के लिए, जो वहाँ पर्टिकुलर है उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर है उसको। उसके बाद जो है उसका जो अप्रूवल है वो उसके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के इंजीनियर से होता है, और उसके बाद उसका जो हैंड ओवर है उस जो भी कॉन्ट्रैक्टर का जो भी पर्सन है या फिर जो भी उस काम को एग्जीक्यूट करने वाला है, उस वर्क परमिट में उसकी सारी डिटेल्स, नाम और उसकी कंपनी का नाम जो है वो उसमें मेंशन रहता है, जो कि हम अपने आगे मैं पूरा वर्क परमिट बताऊंगा, उसको कैसे भरते हैं ये भी बताऊंगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तो उसमें जो भी पर्सन जो भी रहता है वो इंक्लूड रहता है, इन्वॉल्व रहता है, और उस जॉब को एक्सेप्ट करता है उसमें वर्क परमिट में। उसके बाद जो वर्क परमिट होता है वो अप्रूवल के लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, या फिर जो एरिया, उस एरिया का जो ऑपरेटर है या उस एरिया का जो एग्जीक्यूशन इंजीनियर है उसको दिया जाता है, सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करने के लिए और उसका पूरा ओवरव्यू लेने के लिए, देखने के लिए कि जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है वर्क एट हाइट पे वो सही हो रही है नहीं हो रही है। और उसको प्रोडक्शन मैनेजर जो रहता है या फिर हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट में प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो रहते हैं उनको बताता है, उनसे डिस्कस करता है, और उनसे जो है वो उस काम को करने के लिए अप्रूवल लेता है, और वो सारे चेक पॉइंट्स जो हैं वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जो सेफ्टी ऑफिस से जो सेफ्टी इंजीनियर्स रहते हैं, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर्स रहते हैं, EHS इंजीनियर्स रहते हैं, सेफ्टी इंजीनियर्स रहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी स्टेवर्ड्स जो भी रहते हैं, वहाँ पर सेफ्टी का एक ऑथराइज और एक कॉम्पिटेंट पर्सन रहता है। वो उस परमिट को जब इशू करने के बाद उसके सारे चेक पॉइंट्स देखता है, उसका इंस्पेक्शन करता है, फिर वो सेफ्टी के एंड से भी वो अप्रूवल देता है अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करके कि हाँ भाई आप इस हाइट पर काम कर रहे हैं, और ये हाइट पर जब आप काम कर रहे हैं तो ये सारा काम जो है वो सेफ है, सारे जो भी सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो आपने दी हुई हैं, वो सभी इसमें मेंशन करी हुई हैं वर्क परमिट में आपने। तो ये सभी चीज़ें देखने के बाद जो है वो काम को किया जाता है। और एक छोटा सा एक और नोट है कि जब तक वर्क एट हाइट पे काम चलेगा तब तक जो भी कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइज़र है या जो भी वहाँ का सुपरवाइज़र है उसे वहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा, जब तक कि पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता है वर्क एट हाइट का, तब तक उसे वहीं पे रहना होता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि वर्क एट हाइट के दौरान, ऊंचाई पर काम करने के दौरान क्या क्या खतरे हो सकते हैं या क्या क्या खतरे होते हैं, तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि फॉल ऑफ द पर्सन फ्रॉम स्कैफोल्डिंग, यदि कोई स्कैफोल्डिंग पर काम चल रहा है या कोई काम कर रहा है तो वहाँ से उसके गिरने के खतरे हैं, एक हज़ार्ड ये है। उसके बाद इसका फोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो एड्ज प्रोटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है या ख़राब है, तो इस कंडीशन में भी ये एक हज़ार्ड है। और हमारे जो टूल्स हैं वो, और जो फॉलिंग डेब्रिस है, अगर वो स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो भी ये एक हज़ार्ड है। और इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन हज़ार्ड जो एसोसिएटेड है वर्क एट हाइट से रिलेटेड वो है बंदों का गिरना, फॉल ऑफ द पर्सन। बेकार इसका फोल्डिंग के कारण
बेकार इसका फोल्डिंग जो देखी होगी आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी, और मे भी शायद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी, मैं आई गेस सो यूज़ होती ही है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वर्कर्स का जो वर्क एट हाइट पे जो मेनली एक्सीडेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जो मेन खतरे जो होते हैं वो एक खराब इसका फोल्डिंग के कारण भी हमें देखने को मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे मेनली देखने को मिलते हैं। और इसका एक और रीज़न है कि इस तरह के जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो जो भी रेलिंग होती है या फिर जो भी उसके जो प्लेटफॉर्म होते हैं, कोर्डेड प्लेटफॉर्म होते हैं, एड्ज प्रोटेक्शन जो होते हैं वो प्रॉपर ना देने के कारण ही होते हैं। उसके अलावा जो हमारे टूल्स हैं, जब वो स्लिप होने के हज़ार्ड भी, इस तरह के हज़ार्ड भी इस वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा जो स्लिपिंग ऑफ टूल्स है वो प्रिवेंटेड होना चाहिए। इसका फोल्डिंग पर यदि काम कर रहे हैं तो उसमें टो गार्ड होना चाहिए। और उसके अलावा एक और रीज़न है कि बैरिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। जो हमारा एरिया है वो बैरिकेटेड होना चाहिए, यानी कि जिस जगह पर वर्क एट हाइट पर जो बंदा काम कर रहा है उसके नीचे का एरिया भी जो है वो बैरिकेटेड होना चाहिए। वहाँ पर बोर्ड्स एंड साइंस लगे होने चाहिए कि यहाँ पे हाइट पे बंदा काम कर रहा है। इसके नीचे से यदि आप गिरेंगे तो ऊपर से कुछ भी सामान गिरने का खतरा है, तो ध्यान से निकलें, या फिर उस जगह को हम प्रॉपर आइसोलेट कर देंगे कि वहाँ से कोई भी नहीं गुजरेगा जब तक उस जगह पर, उस ऊंचाई पर कोई काम कर रहा है। ठीक है, जिससे कि जो भी स्लिप हो, टूल्स हो, तो किसी भी पर्सन को जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो भी पर्सन खड़ा हुआ है उसको चोट ना लगे। अब आइए देखते हैं कि वर्क एट हाइट में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा कि हाइट वर्क परमिट की प्रोसेस क्या है, हाइट वर्क परमिट को कैसे हम इशू करवाते हैं। अब एक समराइज्ड व्यू में देखते हैं हम कि जो वर्क एट हाइट पे जो भी हम सेफ्टी कंट्रोल, सेफ्टी है या फिर जो भी कंट्रोल मेजर हैं वो कैसे लेते हैं या क्या क्या लेते हैं। तो आइए यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन डाउन किए हुए हैं जिसमें कि आप सेफ्टी मेजर्स, जो भी रिक्वायर्ड सेफ्टी मेजर्स रहते हैं वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए, वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट देख रहे होंगे कि मेडिकली फिट पर्सन एंड शुड नॉट सफर फ्रॉम एक्रोफोबिया, मतलब कि जो भी पर्सन हमारा वर्क एट हाइट पर काम करेगा उसका एक वर्टिगो टेस्ट होता है, तो वर्टिगो टेस्ट में उसे पास होना चाहिए और वो मेडिकली फिट होना चाहिए और वो उसे एक्रोफोबिया नहीं होना चाहिए। जो कि हम वर्टिगो टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि उसे एक्रोफोबिया है या नहीं है। वर्टिगो टेस्ट से रिलेटेड भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है वो। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इसका फोल्डिंग, आ गाइड टू इसका फोल्डिंग सेफ्टी, मतलब हमारी जो इसका फोल्डिंग है वो प्रॉपर लगी हुई होनी चाहिए और उस इसका फोल्डिंग को लगाने के लिए कॉम्पिटेंट इसका फोल्डर होना चाहिए, जो उसे, जिसको उसको बनाने का एक्सपीरियंस हो, सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाइड हो, कॉम्पिटेंट हो, वो हो। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट है स्किल्ड लेबर, यानी कि स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। कोई भी अनस्किल्ड लेबर यदि ऊंचाई पर काम करेगी तो उसे उस काम करने का ना तो एक्सपीरियंस है ना उसे उस काम करने का तजुर्बा है, तो वो वहां से गिर सकता है जिससे कि हमारा जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा एरिया बैरिकेटिंग, मतलब कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वो एरिया बैरिकेटेड होना चाहिए ताकि कोई भी वहां से ग्राउंड से अगर गिरे तो कोई भी टूल्स एंड टैकल्स जो भी हैं उनका स्लिप हो या वो ऊपर से गिरे तो वो आदमी बच सके। तो उस जगह का आइसोलेशन कह सकते हैं या फिर बैरिकेशन कह सकते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि सेफ्टी हार्नेस हो गया वो उनके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद ए टाइप लेडर है, एच टाइप लेडर है, जिस तरीके की भी लेडर का उस काम को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़े तो उस टाइप की लेडर हमारे पास जो है वो यूज़ होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि बैम्बू लेडर नहीं होना चाहिए। बैम्बू लेडर जो है वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हज़ार्डियस मानी जाती है क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है और कभी भी उसके टूटने का खतरा होता है। उसके अलावा हमारी जो वेदर कंडीशंस रहती हैं वो सारी वेदर कंडीशंस को हमें चेक करना चाहिए और ख़राब वेदर कंडीशंस में हमें कभी भी वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। जैसे कि बरसात का मौसम हो गया या फिर बहुत तेज हवा चल रही है, तो इस कंडीशन में हमें वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो वेदर कंडीशंस का भी हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद फॉल प्रिवेंशन प्लान जो होता है वो हमें प्रिपेयर करना होता है। जब भी हम किसी वर्क एट हाइट पर काम करेंगे तो फॉल प्रिवेंशन प्लान हमारा होना चाहिए उस काम को करने के लिए। उसके अलावा जो हमारा फॉल प्रिवेंशन जो है वो मतलब इशू वर्क परमिट इशू होने से पहले, जैसे कि फॉल प्रिवेंशन इज अ मस्ट पीरियड टू इशूइंग हाइट वर्क परमिट इन द प्लांट, मतलब फॉल प्रिवेंशन एक बहुत ही ज़्यादा नीड है
अगर आप किसी प्लांट में जो है वर्क एट हाइट पर काम कर रहे हैं और हाइट वर्क परमिट जो है वो इशू कर रहे हैं, तो फॉल प्रिवेंशन उसका जरूर होना चाहिए। जैसे कि फॉल प्रिवेंशन इन द सेंस सेफ्टी हार्नेस उसके पास होना चाहिए, प्रॉपर एड्ज प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसका फोल्डिंग सही से, मतलब यही प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो ये फॉल प्रिवेंशन में आते हैं। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द वर्कर, जो भी वर्कर ऊंचाई पर काम कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड दी हुई होनी चाहिए कि उस कैसे काम करेंगे, या फिर काम करने के दौरान क्या क्या सेफ्टी प्रोविज़न है, या फिर क्या क्या सेफ्टी के मेजर्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग जो है वर्कर को देना चाहिए। उसके अलावा प्रोविज़न ऑफ सेफ्टी हार्नेस जो है वो हमेशा पहने हुए रहना ही चाहिए उसे। 1.8 मीटर की ऊंचाई से अगर ऊपर की ऊंचाई पर वो काम कर रहा है तो वो सेफ्टी हार्नेस पहने हुए होना चाहिए, और ज़्यादा ही ऊंचाई पर काम कर रहा है तो शॉक एब्जॉर्बर वाला जो सेफ्टी हार्नेस रहता है वो उसे पहनना चाहिए। और जो हमारा जो फॉल प्रोटेक्शन है उसमें कि फॉल प्रोटेक्शन में अपने आ जाते हैं, जैसे कि हैंड ड्रिलिंग हो गया, गार्ड रेल हो गया, और जो हमारी ओपनिंग्स होती हैं उनके कवर हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं फॉल प्रिवेंशन में। अब आइए कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में वर्क एट हाइट परमिट से रिलेटेड, तो आइए जानते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो हमारा वर्क एट हाइट का जो वर्क परमिट है उसे वो क्यों ज़रूरी है। तो अगर तो देखिए, इफ़ द वर्क व्हाट इज़ नीड टू बी कंप्लीटेड और द टास्क नीडेड टू बी परफॉर्म्ड इज अब, मतलब कि हमारा कोई भी काम जो है वो यदि 1.8 मीटर की ऊंचाई से ऊपर होगा तो उसमें हमें जो है वो वर्क परमिट लेना होगा। माफ़ी चाहूँगा, ये क्वेश्चन ऐसा था कि वर्क एट हाइट का जो परमिट है वो हमें कब लेना है। तो जब भी हम कोई काम को 1.8 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा की ऊंचाई पे यदि हम कोई काम करेंगे तो हमें मस्ट इंश्योर करना है कि हमने वर्क एट हाइट का जो है वो वर्क परमिट लिया हुआ हो। और उसके अलावा अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों 1.8 मीटर ही कंसिडर किया गया है वर्क एट हाइट में। तो हमारा जो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स हैं वो हमें, मतलब कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ILO है उसके अकॉर्डिंग, और उसके अलावा जो हमारा ISO है, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग और भी कई सारे रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है और ये डिसाइड किया गया है कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट है या फिर जो फैटेलिटी हुई है किसी भी पर्सन की, और ये जो इंजरीज हुई हैं वो 1.8 मीटर की ऊंचाई से गिरने से ही हुई हैं। तो इसलिए 1.8 मीटर की जो हाइट है उसे कंसिडर किया गया है कि जो भी वर्क एट हाइट के परमिट है वो 1.8 मीटर की हाइट से यदि हम ज़्यादा की ऊंचाई पर काम करेंगे तो हमें जो है वो लेना है। अब इसके अलावा देखते हैं कि वर्क एट हाइट का जो परमिट है उसका पर्पस क्या है। तो जो मेन पर्पस है हाइट वर्क का, मतलब वर्क एट हाइट वर्क परमिट का, वो है हजार्ड्स को कम करना। काम करने के दौरान जितने भी हजार्ड हैं या जितने भी खतरे हैं उनको उनको कम करना, और उनके जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनसे बचने के लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, खतरों से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए, तो वो सभी जो है वो हमें इंश्योर करता है कि भाई हाँ हम सेफ़ हैं, सेफ जगह पे काम कर रहे हैं, और यही पर्पस होता है वर्क एट हाइट वर्क परमिट का। तो ये तो वर्क एट हाइट से रिलेटेड और वर्क एट हाइट वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। अब आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो वर्क एट हाइट है, वर्क एट हाइट का जो वर्क परमिट है उसे हम लोग कैसे भरते हैं और क्या क्या कंटेंट होते हैं वर्क एट हाइट वर्क परमिट में। तो आप जैसा कि स्लाइड में देख रहे होंगे कि एक साइड ये लोगो ऑफ कंपनी, तो यहाँ पर आपकी जो भी कंपनी रहेगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो भी रहेगा, उसका लोगो रहेगा, वर्क एट हाइट परमिट मेंशन रहेगा, उसके नीचे कंपनी का नाम रहेगा आपकी, फिर उसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम रहेगा, जो भी पैकेज है उसका नाम रहेगा, और जो यदि कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पर मेजरली ऐसा देखने को मिलता है वर्क परमिट्स में। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा आपकी कंपनी का नाम इस साइड इस वाले सेक्शन में आप देख रहे होंगे, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मेंशन रहेगा। फिर उसके बाद ये GWP लिखा हुआ है, इसकी जगह होगा WHP वर्क हाइट परमिट, ये गलती हो गई है यहाँ पे, और यहाँ पर वर्क परमिट नंबर जो है वो लिखा हुआ रहेगा। उसके अलावा रिवीजन नंबर, कितनी बार हमारा जो वर्क परमिट रिवाइज हुआ है, रिवीजन हुआ है, मैंने जनरल वर्क परमिट वाले वीडियो में भी बताया हुआ था इस स्लाइड को। और फिर उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 1, 2, 3 कौन सा पेज नंबर है वो मेंशन रहेगा।
तो अब इसका जो पार्ट 1 है, ये एक पूरा वर्क परमिट है, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है और ये इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में यहाँ पर नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का क्या नाम है वो नाम आएगा, यहाँ पर डेट, किस डेट को आप काम कर रहे हैं वो डेट आएगी, जॉब नंबर आएगा, कौन सा जॉब नंबर जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आएगा, एरिया लोकेशन, किस जगह पर आप उस हाइट का काम कर रहे हैं वो आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद परमिट रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम, मान के चलिए आप 9 बजे परमिट, अगर 9 बजे से यदि कोई काम कर रहे हैं जो आपको 6 बजे तक करना है, तो यहाँ 9 बजे से 6 बजे तक जब आप वो मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ द परफॉर्मिंग एजेंसी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है या कौन सा सब कॉन्ट्रैक्टर है जो उसमें काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ऑर्केट हाइट पे जिसके वर्कर परफॉर्म कर रहे हैं उसका मेंशन होगा, नाम मेंशन होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन पार्ट 1 में, इसको भी मैंने पार्ट 1 में कंसिडर किया है। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे मैंने रिस्क असेसमेंट की बात करी थी पीछे वीडियो में, तो अब आप इसमें देख रहे होंगे इसमें साफ मेंशन है रिस्क कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट फॉल ऑफ पर्सन। मतलब क्या क्या रिस्क कंट्रोल मेजर्स हैं किसी आदमी को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए, तो वो सभी इस वर्क परमिट में रहेंगे। सेफ एक्सेस वर्क प्लेस प्रोवाइड है तो हम डन पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि सेफ एक्सेस है ऊपर जाने के लिए, सेफ रास्ता है या नहीं है, और जो वर्क प्लेस है वो प्रोवाइड है या नहीं है। फिर उसके अलावा वेदर द एज प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड एडुकेट, मतलब एज प्रोटेक्शन दी हुई है या नहीं दी हुई है। फिर उसके बाद जो वर्क एरिया अवे फ्रॉम द विक्टिमी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं वो वर्क एरिया जो है वो उनसे दूर है या नहीं है। फिर उसके बाद वेदर वर्क प्लेटफॉर्म इज एडुकेट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ एंड डायमेंशन। फिर इज द वर्किंग प्लेटफॉर्म फुल्ली बोर्डेड, वर्क प्लेटफॉर्म प्रोवाइड विद गार्ड रेल, आर द वर्कमैन स्क्रीन्ड for working at height, educate fall protection arrangement made, stick line, double lanyard, harness, फॉल अरेस्टर, सेफ्टी नेट। सो ये सारे रिस्क कंट्रोल हैं जो हमें वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए लेने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिए हैं और इनको आप पढ़ भी सकते हैं। अब आइए पार्ट 2 पे आते हैं। तो पार्ट 2 में हमारा जो है वो है रिस्क कंट्रोल मेजर फॉर अवॉइडिंग फॉल ऑफ मटेरियल। अब मैं पार्ट 1 पे दोबारा आता हूँ। ये रिस्क कंट्रोल मेजर्स जो हैं, तो जो भी चीज़ें हम वर्क परमिट जब इशू करेंगे तो जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं उस पर हम डन के यहाँ पे जाएंगे और डन लिख देंगे या फिर यस लिख देंगे या फिर राइट का टिक मार्क कर देंगे, और नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड कर देंगे। अगर इस ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं यहाँ पर इनमें से कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है तो उस पर नॉट रिक्वायर्ड पे हम क्लिक करेंगे। फिर जो भी ऑथराइज्ड सेफ्टी का पर्सन रहेगा या सेफ्टी प्रोफेशनल जो रहेगा या फिर जो जॉब एग्जीक्यूट मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर रहेगा या फिर जो भी प्रोडक्शन या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इंजीनियर रहेगा, वो इंश्योर करेगा वर्क परमिट को चेक करने के दौरान कि ये रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो वो फिर आपस में डिस्कस होने के बाद वो डिसाइड किया जाएगा। और आप जब वर्क परमिट भरेंगे तो आपको ये देखना है कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई। वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान हुई है तो ही हमें डन करना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड करना है। फिर इसके बाद पार्ट 2 पे आते हैं। तो रिस्क कंट्रोल मेजर फॉर अवॉइडिंग फॉल ऑफ मटेरियल, मतलब क्या रिस्क कंट्रोल मेजर्स जो है वो हम लेने हैं, वो भी वर्क परमिट में लिए हैं उस काम करने के दौरान। जब हम उस काम को कर रहे हैं तो ऊपर से गिरने के लिए, मटेरियल फॉल के लिए हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रिवेंशन उसका कंट्रोल मेजर्स उसके लिए या नहीं लिए हैं। तो अगर लिए हुए हैं तो हमें डन पे जाना है और राइट क्लिक करना है, यस करना है या फिर डन लिखना है। अगर उस जगह पे ज़रूरत नहीं है उसकी तो नॉट रिक्वायर्ड करना है हमें। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है कि वर्क एट मोर देन 1 एलिवेशन एट द सेम सेगमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, एक ये हो गया। फिर उसके बाद वॉकवेज, असाइल्स एंड ऑल ओवरहेड वर्क प्लेस क्लियर्ड ऑफ लूज मटेरियल, तो नहीं रखा हुआ है वहाँ पे ओवरहेड पे, वॉकवेज के यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद वेदर ऑल टूल्स एंड टैकल इंस्पेक्टेड बिफोर यूज़, जितने भी सारे टूल्स एंड टैकल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इंस्पेक्टेड हैं या नहीं है। फिर उसके बाद वेदर हैंड टूल्स एंड हैंडलिंग मटेरियल सिक्योर्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट फॉल, मतलब कि जो हमारे हैंड टूल्स हैं और हैंडलिंग मटेरियल है वो एक्सीडेंट फॉल से पूरे सिक्योर्ड हैं या नहीं है। फिर वर्कमैन जो है, वर्कमैन प्रोवाइडेड विद बैग बॉक्स, मतलब ऊंचाई पर इसका फोल्डिंग पर यदि कहीं पाइप पे कोई काम कर रहा है तो वो बैग या फिर बॉक्स कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसमें वो अपने नट बोल्ट्स हो गए या फिर अपने जो हैंड टूल्स हो गए वो स्टोर करके रख सके ताकि वो नीचे ना गिरे जब वो काम ना करे। तो उस वर्किंग प्लेटफॉर्म पे यदि रखेगा, कोई बोल्ट रखा हुआ है, धोखे से वो गिर गया और वहाँ उसके नीचे कोई बंदा जा रहा है जो कि सेफ्टी हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि उस एक छोटे से बोल्ट से उसके सर पे गिरने पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितना बड़ा जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। उसके अलावा ये एक और पॉइंट है, वेदर एरिया बिलो वेयर द हाइट वर्क बीइंग परफॉर्म्ड इज कोऑर्डिनेटेड एंड अनऑथराइज्ड एंट्रीज आर अवॉइडेड, तो एक ये भी पॉइंट है इसमें। तो अगर ये सभी हैं उस काम को करने के दौरान इनकी ज़रूरत है और अगर वो वहाँ पर दिए गए हैं तो हमें डन पे करना है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड करना है।
इसके बाद पार्ट 3 आ जाता है। तो पार्ट 3 में आप देख सकते हैं, पार्ट 3 में क्लोजिंग ऑफ वर्क परमिट है और उसके ऊपर एक और सेक्शन है। उसके ऊपर वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि परमिट रिक्वेस्टेड बाय, मतलब परमिट किसने डिमांड किया है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने डिमांड किया है, कौन काम करने वाला जिसने इसको डिमांड किया है, तो उसका यहाँ पर नाम आएगा, उसकी कंपनी का नाम आ सकता है, उसका नाम आ सकता है। फिर उसके बाद उसके नीचे उसका नाम आएगा पूरा, जो भी सुपरवाइजर है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर का पर्सन है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर है उसका नाम आएगा, उसकी क्या डिजिग्नेशन है, वो किस पद पर है वो आएगा। फिर यहाँ पर उसके सिग्नेचर रहेंगे। फिर ये इशूइंग अथॉरिटी वाले पार्ट में कौन इशू कर रहा है, आपकी कंपनी का कौन रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर उसको इशू कर रहा है, उसका नाम आएगा यहाँ पर। या फिर कंस्ट्रक्शन साइट में कौन कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूशन इंजीनियर उस परमिट को इशू कर रहा है, उसका नाम आएगा। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से यदि कोई इशू कर रहा है तो उस पर्सन का नाम आएगा यहाँ पर। और फिर नीचे उसका इशूइंग अथॉरिटी इन द सेंस कौन है वो आएगा यहाँ पे। तो जो भी उसको इशूइंग अथॉरिटी होगी उसका नाम आएगा। फिर उसके बाद नेम आएगा, कौन पर्सन है उसका नाम आएगा। फिर उसकी डेजिग्नेशन कौन से पद पर है वो लिखा आएगा। फिर उसके बाद उसके यहाँ पे साइन होंगे। तो इतना सब कुछ करने के बाद वर्क परमिट जो है वो इशू हो जाता है और काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो सेफ्टी पर्सन है, सेफ्टी प्रोफेशनल है, वो भी आके काम स्टार्ट होने से पहले उस काम को वेरीफाई करते हैं कि सारे जो सेफ्टी के चेक पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हैं या नहीं है, या फिर जो वर्कर जो ऊंचाई पर काम करने के लिए जा रहे हैं वह कार्यस्थल सेफ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं और इनका ही रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाता है साइट पर जाकर या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जाकर। उसके बाद जब हमारा काम खत्म हो जाता है, कार्य पूरी तरह पूर्ण हो जाता है, तो हमारा जो है वो क्लोजिंग ऑफ परमिट वाले सेक्शन पे हम आते हैं। तो हमारा टाइम, मतलब कब हमारा जो काम खत्म हुआ है, क्या हमने जिस जो अवधि वर्क परमिट में मेंशन की हुई थी उस अवधि पर समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो टाइम यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद उस तारीख को ख़त्म हुआ है तो डेट आ जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, किसने इशू किया था उसका नाम आ जाएगा, उसका डिजिग्नेशन आ जाएगा और उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये वर्क परमिट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये था वर्क एट हाइट का वर्क परमिट, जिसको हमने जाना कि इसको कैसे भरते हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो वर्क एट हाइट से रिलेटेड था। ऊंचाई पर जो जितने भी काम होते हैं उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। आई होप सो इससे आपने कुछ फैक्टफुल नॉलेज जो है वो गेन किया हुआ होगा। और यदि आपके कोई दोस्त हैं, संगी हैं, साथी हैं जो इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करेंगे तो उससे थोड़ा और जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में एक और नए वर्क परमिट के साथ, और उसे भी इसी तरह ब्रेक डाउन करेंगे और उस वर्क परमिट के बारे में डिटेल्ड में जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस वीडियो में देखने के लिए। थैंक यू।